नमस्कार। कभी सोचा है कि जीवन के अधिकार का असल में मतलब क्या होता है? साल 2025 में भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 ने आप कह सकते हैं एक बहुत बड़ा रूप ले लिया इसी सवाल का जवाब देने के लिए। तो चलिए आज समझते हैं कि कैसे ये एक अकेला मौलिक अधिकार हमारी डिजिटल दुनिया से लेकर हमारी व्यक्तिगत आज़ादी तक हर चीज को अपने दायरे में ले चुका है। ये है वो बुनियाद, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। ये हमारे संविधान का वो स्तंभ है जो हर नागरिक की गरिमा और आज़ादी की रक्षा के लिए बनाया गया है। लेकिन जैसा हम आगे देखेंगे, इसका मतलब कोई पत्थर की लकीर नहीं है। और देखिए यही वो सबसे बड़ा सवाल है जिसका सामना सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में किया। क्या जीने का मतलब सिर्फ सांस लेना है या इसमें सम्मान, अवसर और आज की इस मॉडर्न दुनिया से जुड़ने की क्षमता भी शामिल है? अनुच्छेद 21 को समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे एक जीवंत पेड़ की तरह देखना। मतलब इसकी जड़ें तो संविधान में बहुत गहराई तक जमी हुई हैं, लेकिन इसकी शाखाएं वो हमारी जिंदगी के नए नए क्षेत्रों की रक्षा के लिए लगातार बढ़ रही हैं, फैल रही हैं। ये कोई स्थिर नियम नहीं है, बल्कि एक विकसित होता हुआ सिद्धांत है। और साल 2025 इस मामले में एक अहम मोड़ साबित हुआ। अदालत ने यह साफ कर दिया कि मौलिक अधिकारों को समय के साथ बदलना ही होगा ताकि वे आज की हकीकत से मेल खाते रहें। तो चलिए पहली बड़ी शाखा से शुरू करते हैं, यानी जुड़ने का अधिकार। आज की दुनिया में क्या हम सच में इंटरनेट के बिना एक पूरी जिंदगी की कल्पना भी कर सकते हैं? और यही वो असल समस्या थी जिस पर अदालत ने ध्यान दिया। देखिए, डिजिटल पहुंच की कमी सिर्फ एक असुविधा नहीं है। विकलांगों, बुजुर्गों और ग्रामीण आबादी के लिए ये एक ऐसी दीवार बन जाती है जो उन्हें सम्मान के साथ जीने के उनके अधिकार से ही वंचित कर देती है। इस ऐतिहासिक मामले ने सब कुछ बदल दिया। अदालत ने माना कि जब सरकारी और वित्तीय सेवाएं ऑनलाइन हो रही हैं, तो किसी को डिजिटल दुनिया से बाहर रखना सीधे तौर पर उस व्यक्ति के गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। अच्छा, अदालत ने सिर्फ समस्या बताकर नहीं छोड़ा, बल्कि एक ठोस समाधान भी दिया। ये 3 निर्देश एसिड अटैक सर्वाइवर्स और दृष्टिबाधित लोगों जैसे व्यक्तियों के लिए जो डिजिटल खाई बन गई थी, उसे पाटने का काम करते हैं। डिजिटल दुनिया से अब जमीन पर आते हैं। अगली मौलिक बढ़ोतरी थी एक छत और सम्मान का अधिकार, यानी कि आवास का अधिकार। ये एक और बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला था जो रियल एस्टेट दिवालियापन के मामलों से निकला। इसका असल मकसद तो घर खरीदने वालों को सट्टेबाज निवेशकों से बचाना था, लेकिन इसका असर कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा था। यहाँ पर कोर्ट ने इसकी परिभाषा बहुत गहराई से दी। ये सिर्फ एक फिजिकल छत के बारे में नहीं है, ये एक ऐसे माहौल के बारे में है जहाँ एक व्यक्ति सम्मान के साथ रह सके, जिसमें पानी, बिजली और सफाई जैसी बुनियादी सुविधाएं भी शामिल हों। अब बात करते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की, जो अनुच्छेद 21 का एक और अहम पहलू है, और ये खासकर जमानत प्रणाली के संदर्भ में बहुत जरूरी है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली बयान है, पर असल में इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि किसी की आज़ादी छीनना आखिरी विकल्प होना चाहिए, पहला नहीं। अदालत ने यहां बिल्कुल साफ किया कि यूएपीए और पीएमएलए यानी गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे सख्त कानून भी अनिश्चितकालीन हिरासत के खिलाफ संवैधानिक सुरक्षा को रद्द नहीं कर सकते। अगर कोई मुकदमा अटका हुआ है तो किसी व्यक्ति को अनिश्चित काल तक जेल में नहीं रखा जा सकता। लेकिन अनुच्छेद 21 का दायरा यहीं पे खत्म नहीं होता। इसका असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के कई और पहलुओं पर भी पड़ता है। चलिए 3 और उदाहरण देखते हैं जो दिखाते हैं कि ये अधिकार कितना व्यापक हो चुका है, कानूनी गोपनीयता से लेकर निजी रिश्तों और सार्वजनिक सुरक्षा तक। निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का क्या मतलब है अगर कोई अपने वकील से ही खुलकर बात न कर सके? अदालत ने इसे सीधे एक वकील और उसके मुवक्किल के बीच के भरोसे से जोड़ा। एक फेयर ट्रायल के लिए यह जरूरी है कि एक व्यक्ति अपने वकील से खुलकर बात कर सके, इस डर के बिना कि उनकी बातें उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल हो जाएंगी। अदालत ने यह भी दोहराया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमारे रिश्ते चुनने तक फैली हुई है। 2 वयस्क जो एक साथ रहने का फैसला करते हैं, उन्हें अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षा का अधिकार है। ये बात दिखाती है कि जीवन के अधिकार में सिर्फ जीवित रहना ही नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्थानों पर आज़ादी और सुरक्षा के साथ घूमना और समाज में पूरी तरह से भाग लेने का अधिकार भी शामिल है। तो इन सब फैसलों का एक साथ क्या मतलब निकलता है? ये असल में मौलिक अधिकारों को देखने के हमारे नजरिए में एक बड़े बदलाव का संकेत देते हैं। संक्षेप में कहें तो जीवन का अधिकार अब सिर्फ सांस लेने तक सीमित नहीं है,
इसमें डिजिटल रूप से जुड़ने का, एक सुरक्षित घर रखने का, निष्पक्ष व्यवहार पाने का और व्यक्तिगत स्वायत्ता के साथ जीने का अधिकार भी शामिल हो गया है। यह आधुनिक भारत के लिए एक मौलिक अधिकार की नई कल्पना है। तो ये सब हमें एक सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर छोड़ जाता है। अगली कौन सी जरूरत होगी जिसे जीवन के अधिकार के रूप में पहचाना जाएगा? क्या ये स्वच्छ हवा का अधिकार होगा या शायद मानसिक स्वास्थ्य का अधिकार? अनुच्छेद 21 का विकास तो जारी रहेगा और ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि भविष्य में जीवन की परिभाषा में और क्या-क्या शामिल होता है।